स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नई आर्थिक नीति, जो कि भारतीय आर्थिक विकास का बहुत ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे नई आर्थिक नीति 1991 में 91 की। ठीक है। अब इस आर्थिक नीति को इंग्लिश में बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और शॉर्टकट में बोला जाता है NEP 1991। एक्चुअली में ये एक भारत में आर्थिक सुधार हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे चरमरा रही थी। चरमराने का मतलब समझते हो ना, कि डवाडोल हो रही थी। भारत की जो विदेशी संचय कोष था वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। ये मान के चलिए कुछ ही हफ्ते का हमारे पास आयात करने के लिए लगभग लगभग हमारे पास विदेशी मुद्राएं थी, जिसको हम यूज कर सकते थे। हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम थे वो सभी घाटे में चल रहे थे। अर्थव्यवस्था में जो है निजी क्षेत्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए उस समय के तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय जो प्रधानमंत्री जो जो थे, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारी जो नीतियां हैं जो पुराने समय से चलती आ रही, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे बढ़ने की अगर जरूरत है, तो जो भी नीतियां हैं उसको पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। जो हमने सार्वजनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने की नीति बनाई थी और निजी क्षेत्र को पीछे रखने की नीति बनाई थी, उसको बदल के हमें क्या करना पड़ेगा? एक नई नीति लानी पड़ेगी। तो जो नई नीति लाया गया 1991 में, उसी को नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। अब बात है ये है कि इसमें है क्या क्या। तो इन सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। मैं हूं नकुल सर, और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु, हिंदी मीडियम स्टूडेंट का बेस्ट चैनल। कहूंगा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भारत का आर्थिक सुधार 1900 जुलाई 1991 में लागू हुआ, जब भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। जिसमें जो प्रमुख प्रयास किया गया कि पुराने समय में जो 19 IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 1956 में लागू हुआ था। वहां पर भारत में निजी क्षेत्र को अपने व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई थी। वहां पर उदारीकरण की नीति अपनाई गई, लिबरलाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र को कम करके निजीकरण को बढ़ावा दिया, ताकि निजी क्षेत्र आगे बढ़ सके। आयात और निर्यात के विस्तार करने के लिए विश्व व्यापीकरण की नीति को अपनाया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो ये मतलब सुधार किया गया, क्योंकि पुराने समय में जो 1956 में था, भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र को तेज गति से आगे बढ़ाने की नीति अपनाई गई थी। तो इन सबको बदल दिया गया। बदलने के बाद जो नीति बनाई गई, उस नीति का जो नाम दिया गया LPG। LPG नाम क्यों दिया गया, इसका भी ये है क्योंकि जो लाइसेंस नीति था, कि निजी क्षेत्र के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। अगर निजी क्षेत्र को आपका उपक्रम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। नया उपक्रम लगाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लगे हुए को ज्यादा बढ़ाना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन नई मशीन खरीदने की तो लाइसेंस राज किसको बोलते हैं, लाइसेंस राज चल रही है। तो लाइसेंस की पॉलिसी को बदल दिया गया। अब लाइसेंस की पॉलिसी को बदल के वहां पर क्या किया, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, जिसको बोलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब निजी क्षेत्र के ऊपर लगाए गए सारे आर्थिक रेस्ट्रिक्शन जो थे, बाधाएं जो थी, उन सबको हटाया गया। जो नियंत्रण था उसको हटाया गया, और उसकी जगह उदारीकरण, इंग्लिश से बोलते हैं लिबरलाइजेशन, यहाँ से बना L। कोटा सिस्टम। कोटा का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, इन सब के लिए क्षेत्र रिजर्व थे। कि कौन, यहाँ पर IPM में बताया 3 क्षेत्र बनाए गए थे। कुछ क्षेत्रों पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र का था, कुछ क्षेत्र पर सार्वजनिक और निजी दोनों मिलते, और कुछ क्षेत्र पे जिसमें निजी क्षेत्र काम करते थे। कोटा था, उस कोटा सिस्टम को हटा दिया गया। कोटा सिस्टम हटाने के बाद पूरी तरीके से निजीकरण लागू किया, इसको प्राइवेटाइजेशन, यानी कि P। और परमिट, अगर आपको कुछ आयात करना है या निर्यात, निर्यात तो करना मुश्किल था, पॉसिबल नहीं, आयात भी करना है तो पहले सरकार का परमिट लेने की जरूरत है। तो हमारा परमिट सिस्टम को हटाया, और उसकी जगह लेके आगे ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का निर्णय किया गया, जिसे ग्लोबलाइजेशन आया जी। तो यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और और वैश्वीकरण की तीनों के जो पहले वर्ड से L, P और G से मिलकर बना LPG। और इसी LPG से इसको LPG नीति के नाम से जाना जाता है, या फिर क्योंकि पुरानी सभी नीतियों को बदल दिया गया, इसलिए इसको यू टर्न नीति के नाम से भी जाना जाता है, यू टर्न पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या, नई आर्थिक नीति NEP 1991, LPG नीति और यू टर्न नीति एक ही चीज है, जो 1991 में लाई आर्थिक सुधार का नतीजा है।
हमें ये पढ़ना है कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। सबसे पहले ये तो जान लेते हैं कि भाई आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था, आखिर किन उद्देश्यों के तहत आर्थिक सुधार किए गए। जब हम आर्थिक सुधारों के उद्देश्यों की बात करते हैं, सबसे पहला था अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकृत करना। मतलब अर्थव्यवस्था में पहले नियंत्रणात्मक अर्थव्यवस्था था। निजी क्षेत्रों पर कई सारे अनावश्यक नियंत्रण लगे हुए थे ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके और समाज का हित। लेकिन समाज का हित तो अलग तरफ था, समाज का हित पुराने समय से ही, लेकिन धीरे धीरे 1980 के दशक आते आते जो सार्वजनिक क्षेत्र इतना ज्यादा उनका पूरे अर्थव्यवस्था के ऊपर यूं कहे एक तरह से ऑक्यूपेशन हो गया कि भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था के लिए वो हानिकारक है। तो अर्थव्यवस्था को उदारीकृत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के लिए, जो उत्पादन इकाइयां थी, उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता और उत्पादकता स्तर में सुधार लाने के लिए, उत्पादन इकाइयों की में प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की कमी थी। संसाधन तभी आ सकते हैं जब हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। वित्तीय क्षेत्र फाइनेंस सेक्टर में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए, सार्वजनिक उपकरणों की भूमिका को विवेकीकरण एवं निष्पादन में सुधार करने के लिए और राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ये सारे प्रमुख उद्देश्य थे जिससे आर्थिक सुधारों को लाया जाना प्रमुखता से था। और ये सारे सुधार जरूरी थे। उद्देश्य ये था कि अर्थव्यवस्था का कैसे विकास किया जाए, हम जो पिछड़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको किस तरह से जो है ठीक किया जाए, यही प्रमुख उद्देश्य था। अब बात ये थी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों थी। क्या रीजन था? रीजन ये था कि जो पुरानी नीतियां थी उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ रही थी। हम जो है कहीं ना कहीं पीछे की ओर जा रहे थे। 90 के दशक का आरंभ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक संकट लेके आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो विदेशी संचय था, विदेशी मुद्रा पूंजी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हमारी आर्थिक स्थिति असंतुलन हो रही थी। जो है महंगाई चरम पे चल रही थी, प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। इसके कुछ कारण थे सरकार के बढ़ते गैर विकासात्मक व्यय, सरकार के खर्चे फालतू के बढ़ रहे थे क्योंकि अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के घाटों की पूर्ति के लिए लगा रहे थे। ऐसे में राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जाता था और जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो लोन लेना पड़ेगा, लोन बढ़ेगा तो ऐसे में भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा और विदेशी ऋणों का भार भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब चीजों को ठीक करना था, तो नई आर्थिक नीति की जरूरत थी। भारत की मुद्रास्फीति 18% तक पहुंच गई थी, ऊंचे स्तर। 18% मतलब हालत खराब थी, हद से ज्यादा महंगाई हो रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र थे जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर थे वो लगभग लगभग 6 सेक्टर जो है घाटे में चल रहे थे। लाल फीताशाही अकुशलता का साम्राज्य हो रहा था कि लगभग सरकारी वो कंपनियां थी और वहां पर काम करने लोग अपने आप को राजा समझने लगे थे, काम करना चाहते नहीं थे, बैठे बैठे सैलरी मिल रही थी। ऐसे में अकुशलता आ गई, उत्पादकता घटने लगी और सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी मुद्रा कोष कमी होगी। इतनी कमी हो गई कि भारत के पास इतना मुद्रा बची थी कि अगर नई आर्थिक नीति नहीं लागू किया जाता तो हमारे पास 2 हफ्तों के लिए ही इतने पैसे थे कि 2 हफ्तों तक ही हम इम्पोर्ट कर सकते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स को देखा, उनको सुधारने के लिए ही नई आर्थिक नीति को जो क्या किया गया, लागू किया गया। अब नई आर्थिक नीति की कुछ प्राथमिकता थी। उद्देश्य मतलब प्राथमिकता किस चीज के लिए? नई आर्थिक नीति 1991 को लागू करने के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं थी उत्पादकता को बढ़ाना। हम अपनी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही थी, कम हो रही थी, तो उत्पादकता को कम करना, आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ाना, राजकोषीय घाटे को कम करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, क्योंकि हमने निर्यात पे जोर शुरू से नहीं दिया था आजादी के बाद से। और निर्यात नहीं होगा तो विदेशी पूंजी आएगी कहाँ से? तो विदेशी पूंजी को बढ़ाने के लिए, भुगतान संतुलन को प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए निर्यात को बढ़ाना जरूरी था। नए आर्थिक नीति में निर्यात पर विशेष बल दिया गया और ये तभी पॉसिबल था जब उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके अलावा भारत की आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास, देश में रोजगार और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को सुधारना और मानव संसाधन विकास करना, ये सभी जो है प्रमुख कारण थे जिसे नई आर्थिक नीति की जरूरत थी 1991 में। अब जब नए आर्थिक नीति लागू किया गया उसके कुछ अंग थे, क्योंकि जो सुधार किए गए ना वो स्टेप टू स्टेप हुए, एक साथ तो हुए नहीं।
तो जब नए आर्थिक नीति के हम सुधारों की बात करते हैं, इसमें कुछ तीन प्रमुख चरण या अंग कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं नई आर्थिक नीति के, जिसमें उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन प्रमुख है। जब हम इन तीनों की बात करते हैं, तीनों के बारे में डिटेल से जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछा सकता है नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसका वर्णन कीजिए। जब हम नई आर्थिक नीति के बारे में लेंगे तो इसके बारे में तीन घटक तो लिखना ही पड़ेगा, ये फिर अलग अलग भी आ सकता है। फिलहाल मैं आपको उदारीकरण क्या, इसके अलग, निजीकरण के बारे में, वैश्वीकरण में अलग अलग जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर संक्षिप्त में समझ लीजिए कि एक्चुअली में ये तीनों हुआ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लागू की गई। जब हम बात करते हैं उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उदार का मतलब होना है क्या होना, लिबरल होना, मतलब बहुत ज्यादा नियंत्रण का ना होना, जो नियंत्रण है उसको हटा देना। तो भारत में 1956 में निजी क्षेत्रों के ऊपर हद से ज्यादा नियंत्रण लागू किया गया था। नई नीति में इस नियंत्रण को हटाया गया और निजी क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ने का निर्णय किया कि वो भी आर्थिक निर्णय स्वतंत्र ले सके। तो इसका मतलब उदारीकरण का मतलब होता है जो लाइसेंस राज शुरू किया था, भाई आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको एक पान की दुकान भी खोलनी है, आपको ठेले भी खोलना होता है ना, उसमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सरकार ने इस चीज को हटाया कि नहीं, अब भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा या दफ्तरों के चक्कर काटेगा, भाई बिजनेस कब करेगा, बिजनेस ग्रो कब होगा। तो इस चीज को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया, जो नियंत्रण लगाए गए थे उसको हटाया गया। तो निजी क्षेत्र के ऊपर से नियंत्रण हटाना ही उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना। तो जो उदारीकरण मतलब साफ है कि निजी क्षेत्र को ओपनली, उदारता के साथ आगे बढ़ने देना। तो ऐसे में उदारीकरण का अभिप्राय उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके स्पर्धा योग बनाना, कि आप स्पर्धा कीजिए और एक अच्छी स्पर्धा के साथ आगे बढ़िए और आपके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, इस बात का डिसीजन लिया गया। मतलब उदारीकरण क्या होता है, व्यक्तियों को निजी आर्थिक लेने की स्वतंत्रता का होना उदारीकरण कहलाता है। मतलब साफ है इसमें क्या हुआ, उदारीकरण में, उदारीकरण की प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लगी रुकावटों और नियंत्रणों को हटाया गया, कि भाई आप वस्तुओं को, सेवाओं को लाना है, खरीदना है तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। वस्तुओं को कीमतों किस तरह से निर्धारित होगी, ये भी उत्पादों पर छोड़ना गया। निजी उपकरण एवं पूंजी की बढ़ती मात्रा में निवेश के अवसर प्रदान करना और निजी उपकरण एवं पूंजी पर लगी रुकावटों और नियंत्रणों को हटाना, ये उदारीकरण के प्रमुख अंग थे। उदारीकरण का मतलब साफ है कि निजी क्षेत्र के ऊपर आप जो नियंत्रण लगा रहे हैं अलग अलग तरीके के, उसको कम कर देना या हटा देना। अब उदारीकरण में किया क्या गया है, कौन कौन से उपाय किए गए जिस कारण से उदारीकरण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हुई। ठीक है, जब हम उदारीकरण की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहला होता है लाइसेंस राज, कि पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उदारीकरण के अंतर्गत इस लाइसेंस को हटा दिया गया। अब पुराने समय की जो हम बात करते हैं, जो लाइसेंस लेना पड़ता था, बड़ी दिक्कत आती थी। आपको दुकान खोला भी है, अब दुकान को जरा बड़ा करना, आपकी मांग बढ़ रही, दुकानदारी हो रही है, अब माल भरने के लिए भी दूसरी बार लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये दिक्कत थी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं, जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का दुख, जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। यही समस्या थी भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग अब समझ गए थे कि अब भाई हमें निजी क्षेत्र को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो लाइसेंस नीति को उदारवाद किया गया, हटाया गया, कहीं कहीं हटाया गया, कहीं कहीं बिल्कुल जीरो कर दिया गया, कहीं कहीं लाइसेंस को कम कर दिया गया, तो बहुत सारी चीजें। इसका मतलब इस नीति के अंतर्गत बहुआयामी औद्योगिक नीति सुधार द्वारा भारतीय उद्योगों में संरक्षणवाद को समाप्त किया गया। यानी कि कुछ सेक्टर रिजर्व कर दिए गए थे कि यहाँ पर भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, हम ये करेंगे। तो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 सेक्टर रिजर्व रखे गए, जहां पर कोई भी सार्वजनिक के अलावा, सरकार के अलावा बिजनेस नहीं कर सकता, उसको कम करके 3 कर दिया गया। और इसमें भी जो कम कर दिया गया, जो लाइसेंस केवल 5 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। जो 5 कौन कौन से थे, 5 है, सिगरेट, अल्कोहल, ठीक है, इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर की इंडस्ट्री है,
और दूसरे जो है मेडिकल इंडस्ट्री है। ये 5 सेक्टर को छोड़ के बाकी किसी के लिए, आपको पता है कि आज के समय भी आप अगर मेडिकल ओपन करना है, जिसमें दवाइयों की दुकान ओपन करनी है, आपको जो है औजारों का या फिर बंदूक की दुकान खोलनी है, कुछ इस तरह से पेट्रोल पंप खोलना है, यहाँ पर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, बिना लाइसेंस के खोल नहीं सकते। लेकिन बाकी सेक्टरों के लिए आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, जूतों की दुकान खोलनी है, आपको किसी तरह की लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। इससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का तेजी से विकास होने, उसके बाद उद्योगों का विस्तार किया गया। उद्योग और विस्तार संबंधी अनेक छूटे, छोटी लिखा हुआ, अनेक छूटे प्रदान की गई। पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए भारत सरकार में विद्युत उत्पादन के लिए 5 वर्ष तक कर छूट प्रदान की गई। एकाधिकारी कानून में छूट दी गई। पहले एकाधिकारी कानून था कि जिसका एकाधिकार होगा वहां पर कोई क्षेत्र, अब एकाधिकारी एवं प्रतीकात्मक व्यापार अधिनियम, MRTP एक्ट कहते हैं, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया कि अब एकाधिकार की स्थिति नहीं होगी, उसकी जगह लोग प्रतिस्पर्धात्मक काम करेंगे। इसके अलावा लघु उद्योग की निवेश सीमा को बढ़ा दिया। पहले 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ा से 20 लाख किया गया, 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया, बाद में इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया कि 1 करोड़ से कम की राशि जहां पर लगी होगी उसके लघु उद्योग रखा जाएगा। और लघु उद्योग के हिसाब से कई प्रकार की सहूलियतें मिलती है। टेक्नोलॉजी के आयात पर विशेष छूट दी गई। अगर किसी को अपने जैसे पहले था ना, 1991 से पहले टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ती, लेकिन बाद में इस चीज को हटा दिया कि किसी को भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, नई मशीन चाहिए, वो इजीली बाहर से इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा वित्तीय संसाधनों को, संस्थानों को, यानी कि जो फाइनेंस सेक्टर थे उसको स्वतंत्रता दिया गया कि आसानी से अब जमा राशि को स्वीकार किया कर सकता है, ऋण दे सकता है, ब्याज दर का निर्धारण कर सकता है। इससे फाइनेंस सेक्टर और मजबूत हुई। कर की दरों में कमी के, पहले कर बहुत ज्यादा लगते थे, इवन पहले 70% तक का भी कर का प्रावधान था, लेकिन अब करों की दरों में कमी की गई। क्यों? क्योंकि अब करों को अलग अलग हिसाब में बांट दिया। अब 2 टाइप के कर तय किए गए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मैक्सिमम 30% का होता है और अप्रत्यक्ष कर आज के टाइम में लगभग जीएसटी से बोलते हैं 28% का है। तो करों के दर में कमी आने से भी व्यापार करना और आसान हुआ। दूसरा है निजीकरण। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक औद्योगिक उद्यमों को निजी क्षेत्र के हाथों में हस्तांतरित करना। जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, जो लॉस मेकिंग साबित हो रहे थे, धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो रही थी, उन सभी सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंप देना, उनके हाथों में दे देना निजीकरण होता है। ऐसे में क्या करें? निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के इकाइयों को निजी क्षेत्र की इकाइयों में बदला जाता है या फिर बेचा जाता है या परिवर्तित किया जाता है। उस पूरी प्रक्रिया को निजीकरण के नाम से जानते हैं। निजीकरण के क्रम में कई सारे कदम उठाए गए, जिसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठानों यानी कि सार्वजनिक कंपनियों के, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रबंध को, मैनेजमेंट को और नियंत्रण को, जिनका संचालन सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है, उसको निजी क्षेत्र को सौंप देना, मतलब प्राइवेट सेक्टर को। सीधी सी बात है, एक लाइन में समझिए, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, या प्राइवेट सेक्टर के हाथों दे देना निजीकरण है। विराष्ट्रीयकरण, जिन भी कंपनियों को, पहले जो निजी कंपनी थी जिसको सरकार ने अपने कंट्रोल में ले दिया, उस सभी कंट्रोल को हटा देना, यानी कि विराष्ट्रीयकरण करना, डीनेशनलाइजेशन करना। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर रोक लगा दिया जाना, यानी कि जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज ओपन हो रही थी, उन ओपन सारी नई चीजों को रोक लगा दिया। आपने पता हो 1991 में भारत में किसी भी तरह की नई सार्वजनिक कंपनियों का निर्माण नहीं हुआ, जो हुआ भी संस्था के रूप में, कंपनी के रूप में नहीं हुई। निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाए जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले थे वहां पर भी निजी क्षेत्र आ जाने से बिजनेस कर सकते हैं, इसी को निजीकरण के नाम से जाना जाता है। अब बात है निजीकरण के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, देश में संसाधनों का उचित विदोहन, मतलब जो संसाधन है प्रोडक्शन के, उसको सही प्रकार से किस तरीके से यूज किया जा सके। उत्पादकता में वृद्धि करना या परिचालन क्षमता को बढ़ाना। उचित तकनीक के प्रसार, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा उद्योग के विवेकीकरण के लिए औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यक्रम तेज करना। अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना
और अर्थव्यवस्था के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना, ताकि निजी क्षेत्र आसानी से आगे बढ़ सके। इन सभी के अलावा अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना, प्रबंधकीय योग्यता एवं दक्षता में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रिया को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना और योजनाओं में आरंभ की गई आयात प्रतिस्थापन क्रिया को बल देना, और बाह्य ऋणों के भार को धीरे धीरे कम करना। उत्पादक तो इसीलिए निजीकरण आवश्यकता, क्योंकि निजीकरण के ना होने से सार्वजनिक संस्थाएं धीरे धीरे भारतीय अवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बोझ, एक भार सा बनता चला जा रहा था। ऐसे में जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसकी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाना, इन सब चीजों के लिए प्राइवेट सेक्टर के आगे आना जरूरी था, और यहीं पर निजीकरण पर ज्यादा बल दिया गया। निजीकरण में उपाय कैसे किए गए? निजीकरण की उपाय की जब बात करते हैं, इसको दो तरीके से बदल सकते हैं, एक स्वामित्व संबंधी उपाय, एक संगठनात्मक उपाय। दोनों को समझते हैं। जब हम स्वामित्व संबंधी उपाय की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक को निजी हाथों में पूरी तरीके से या फिर उसके एक पार्ट के रूप में सौंपना कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रक्रिया होती है, एक पूर्ण विराष्ट्रीकरण यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदल दिया जाता है या बेच दिया जाता है या पूरी तरीके से हस्तांतरित कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का बिल्कुल नियंत्रण नहीं रखा जाता, या साझा उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। मतलब एक पहले जो गवर्नमेंट था और गवर्नमेंट के कुछ शेयरों को प्राइवेट सेक्टर को तो बेच दिया जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके इस तरह के की जिसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये भी निजीकरण की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा संगठनात्मक उपाय भी किए गए। संगठनात्मक उपाय के अंतर्गत इसके ढांचे पहला जो काम किया गया, नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी। इसके अंतर्गत ढांचे का इस प्रकार से विकास किया जाता है कि सरकार अपने नियंत्रण हस्तक्षेप उच्च स्तर के निर्णयों तक सीमित कर देती है। मतलब ऐसी कंपनी जहां पर हाई लेवल की जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट देखती है, और उसके नीचे के सारा कार्य मैनेजमेंट का हो, प्रोडक्शन का, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा देखा जाता है। तो ऐसी कंपनी को नियंत्रण कंपनी के नाम से जाना जाता है। पट्टे पर देना, गवर्नमेंट ने एक काम और किया, जो अपनी कंपनी थी, भले ही वो उसको प्राइवेट सेक्टर का तो नहीं बेचा, हस्तांतरित नहीं किया, लेकिन इस कंपनी को एक निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र के हाथों सौंप दिया गया, या लीज पर दिया गया कि आप लीज पर लीजिए, पट्टे पर लीजिए और बदले में उत्पादन कार्य पूरा कीजिए, पट्टे पर देना होता है। और नेक्स्ट होता है विनिवेश। विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के शेयरों को निजी हाथों में बेचा जाता है। मतलब एक कंपनी के 100% शेयर में से 10% शेयर जो है अगर प्राइवेट में बेचा जाता है तो उसको विनिवेश कहते हैं। जैसे अभी हाल ही के कुछ वर्षों में LIC का हुआ और भारत की दूसरी NTPC का हुआ, ये सब के शेयर कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचे गए, जिसको विनिवेश कहते हैं। अब उदारीकरण में आयात निर्यातों पर छूटें दी गई। प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर छूटें दी गई। तो निजीकरण और उदारीकरण इन दोनों की नीतियों का परिणाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात पर नियंत्रण हटाया जाता है और आयात निर्यात को सुगम बनाया जाता है। घरेलू क्षेत्र के व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ जो है आयात निर्यात बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की छूट होती है। विश्व व्यापीकरण का प्रक्रिया जिसमें विश्व बाजारों की मत पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। व्यापार देश की सीमाओं को प्रमुखता प्रतिबंधित न रह के बाहर होती है। इस स्थिति को वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है? व्यापार अवरोधकों को कम करना। मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो नियंत्रण लगे थे कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सरकार के आदेश के अलावा कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इन सभी अवरोधकों को कम किया गया या किसी जगह से हटा दिया गया।
ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके, विदेशों से आने वाली पूंजी राज्यों में आ सके, ऐसा वातावरण बनाना ताकि टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। भाई टेक्नोलॉजी के मामले में हम बड़े पिछड़ गए थे, अब हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, तो टेक्नोलॉजी को आसानी से लाया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, इस बात को ध्यान में रखा गया। ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विश्व के सभी देशों में श्रम निर्बाध प्रवाह हो सके, श्रम का आदान प्रदान हो सके। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विश्वव्यापीकरण किया गया, वैश्वीकरण किया गया, उसमें क्या, नंबर वन, दोहरे कराधान को यथासंभव हटा दिया गया। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, बाहर से हो जाएगा, तो अलग अलग तरीके के टैक्स लगता था, इन सभी चीजों को कम किया गया, टैक्स की मात्रा कम की गई। विदेशी इक्विटी के अंतर प्रभाव को अधिकतम सुगम बना दिया गया। पहले विदेशी इक्विटी मतलब विदेशी निवेश एक समय था जहां पर 49% से कम हो, ज्यादा नहीं हो सकता था, इसको बढ़ा के 51 किया गया, फिर 71 किया गया, अब कहीं कहीं 100% तक विदेशी निवेश भारत में वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। रुपए को चालू खाते पर पूर्ण प्रतिवर्ती, अब चालू खाते का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम रुपए का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वैश्वीकरण के अंतर्गत जो है विदेशी विनिमय बढ़ता है, विदेशी व्यापार बढ़ता है। प्रारंभिक दौर में आयातों को अत्यधिक उदार बनाया गया, आराम से कोई भी आयात कर सकता है, जैसे मशीनों का आयात करना है, रॉ मटेरियल का आयात करना है, पूंजी का आयात करना है, आसानी कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्धताओं को पूरा करते हुए सीमा शुल्कों को घटा दिया गया, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगाया गया टैक्स जो इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग हो। विदेशी प्रौद्योगिकी अनुबंधों को बढ़ावा मिला, जिससे विदेशी कंपनियां, कई सारे नामी गिरामी कंपनियां जैसे सुजुकी थी उस समय की, होंडा है, ये सारी जो ट्रेडमार्क या मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आई और भारत में नए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हुए और नई टेक्नोलॉजी का विकास होता चला गया। ये तो था भारत में तीनों उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया। अब इन सबसे भारत में जो प्रभाव हुआ अर्थव्यवस्था का, उनकी बात भी कर लेते हैं। अगर भारत के नए आर्थिक नीति के प्रभाव की बात करते तो प्रमुख प्रभाव में सबसे पहला है तीव्र आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि हुई, आयात निर्यात बढ़ी, लोगों का लाभ का स्तर बढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्रों की हालत सुधरती चली गई, निजी क्षेत्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। ऐसे में अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होना सुनिश्चित हुआ। पहले अर्थव्यवस्था का विकास जो है कहीं ना कहीं जो है 1% था, 1% से बढ़ के फिर 6% हुआ, फिर 12% हुआ, फिर कम हुआ, अब फिर से ये जो है इसकी स्पीड बढ़ती चलेगी 1991 के बाद, और 12%, 18% तक पहुंच चुकी थी, फिर अब 6, अब लगभग लगभग 6.7 के आसपास है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई भाई, जब फिर नए नए कारखाने खुले, नए नए कंपनियां खुली, निजी क्षेत्र बढ़ चढ़ के आगे आने लगी, ऐसे में रोजगार के नए अवसर भी जो है डेवलप हुई। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हुआ और इससे भारत में निवेश की मात्रा बढ़ी, और निवेश की मात्रा बढ़ने का मतलब होता है विदेशी मुद्रा में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवास हुआ, क्यों, क्योंकि उस समय भारत ने जो है वैश्वीकरण की नीति के अंतर्गत भारतीय मुद्रा को, यानी कि रुपए के मूल्य को क्या किया, मु- कम किया, मूल्यह्रास किया, उसकी वैल्यू को कम किया। ऐसे में विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ा, हमारी मुद्रा का मूल्य कम हुआ, विदेशी लोग लाभ की आशा में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने लगे, ऐसे विदेशी मुद्रा की वृद्धि हुई। भारत में निर्यातों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि हुई, क्योंकि उत्पादकता बढ़ी, हम जब अपनी आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन करने लगे, ऐसे में दोनों तरीके से वृद्धि हुई, किसमें, निर्यात में, एक्सपोर्ट में। विदेशी बाजार में भारतीय रुपयों की मजबूत, जब हम एक्सपोर्ट करने लगे, हमारी धाक बढ़ने लगी, एक नई पहचान बनने लगी, ऐसे में भारतीय रुपयों की वैल्यू भी बढ़ने लगी। विदेशी ऋणों पर हम बहुत ज्यादा निर्भर थे, हम पहले उधार लेते थे, उधार से नई टेक्नोलॉजी खरीदते थे, क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट करने लगे थे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी थी, ऐसे में हमें अब ऋण की जरूरत कम पड़ने लगी। विदेशी पूंजी की निवेश की मात्रा, एफडीआई, एफआईआई दोनों में वृद्धि हुई, साथ ही साथ भारत में नई तकनीक का विकास शुरू हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी लेके आया। जैसे 1991 की जो आर्थिक नीति थी, इस पूरे आर्थिक नीति में कृषि क्षेत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया गया। ऐसे में रॉ मटेरियल जो मिलता था कृषि क्षेत्र से,
उस पर नजरअंदाज करने से उतना विकास नहीं हुआ जितने हमारे बाकी क्षेत्रों का विकास हुआ, तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों का विकास हुआ। लघु क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्यों? क्योंकि अब कॉम्पिटेटिव शुरू किया गया। जो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखे थे वो भी अब जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए ओपन कर दिया गया। ऐसे में लघु उद्योग जो थे उन पर कंपटीशन बढ़ गया, उनका जो है प्रोडक्टिविटी लेवल प्रभावित हुआ, और इससे भी हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। भारत के बड़े हिस्से पर निर्यात, भारत के बड़े हिस्से का मतलब जो भी हम जो है प्रोडक्ट करते थे लाभ, कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर आ गई थी, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर लाभ कमाती है और लाभ कमाने का एक बड़ा हिस्सा वो विदेशों को भेज देते हैं, हमारे देश में नहीं रहता वो। तो इससे भी दिक्कत हुई, आय असमानताओं में वृद्धि हुई, निजी क्षेत्र आगे चले गए, जो गरीब थे गरीब रह गए, निजी क्षेत्रों को ज्यादा बढ़ाने का मौका मिला। ऐसे में अमीर और गरीब के बीच का दायरा भी बढ़ता चला गया। ये था नई आर्थिक नीति का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा तैयार रहिएगा नए चैप्टर का, नए टॉपिक का, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अलग अलग पढ़ने का और डिटेल से पढ़ने का। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नई वीडियो मिल जाए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग अगर सोशल मीडिया का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में ढाले सर और फेसबुक में नकुल डाले को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।